बड़े बंगले की गवार बहू। मम्मी, अब करण की शादी की उम्र हो गई है, अब उसकी शादी करा दो। कब तक क्यों आप अकेले घर संभालोगी? बेटा, मैं कहाँ ही घर संभालती हूँ। घर संभालने के लिए नौकर चाकर तो है ना। नौकर चाकर है तो क्या हुआ मम्मी, भाभी का आना भी तो जरूरी है ना। और वैसे भी अगर लड़की नहीं मिल रही है तो बताओ, हम ढूंढेंगे। मैंने तो आपने क्या दीदी, मैंने भी लड़की देख ली है करण के लिए। मेरी ननद राधा बहुत अच्छी है, करण और राधा की अच्छी जमेगी भी। राधा? वो तो पूरे गांव की लगती है। मम्मी, मेरी ननद ज्योति अच्छी रहेगी, मॉडर्न भी है, एलिगेंट भी है। आपका बड़ा सा बंगला यूं संभाल लेगी। अरे प्रिया और नीता, तुम क्या अपनी अपनी ननदों की शादी करवाने में लगी हो? 2 साल से करण के पीछे लगी हो और वो ना बोल रहा है, अब तो उसका पीछा छोड़ दो। दादी, आज नहीं तो कल तो करण की शादी करनी है ना, और कोई अनजान सी करे, इससे अच्छा जान पहचान की लड़की सही रहेगी। हम तो बस इसलिए कह रहे थे। क्यों दीदी? हाँ, सही कहा हमने। और नहीं तो क्या दीदी जी, वरना मेरी बहन के लिए तो एक से एक लड़के आ रहे हैं गांव में भी। लेकिन वो क्या है ना, मेरी फैमिली एक सिंपल घर में मेरी बहन की शादी करवाना चाहती है, इसलिए राधा की शादी अब तक नहीं की। देख रही है बहू, कितने बुरे तरह पीछे पड़े हैं ये लोग। हाँ माँ जी, लेकिन चिंता मत करो, अगर करण को कोई दिक्कत नहीं है तभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। करण को जहाँ शादी करनी होगी वो वहीं करेगा। श्वेता इतना कहकर बात टाल देती है। वहीं करण एक दिन अपने 2 दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाता है, जहां वो ट्रैकिंग करते समय अपने दोस्तों से बिछड़ जाता है और उसे प्यास लगी होती है। हे भगवान, मेरा पानी भी अभी खत्म होना था। ये शिवानी और तरुण भी पता नहीं कहाँ मर गए, कहाँ गायब हो गए। प्यास लगी है बाबू। हाँ, लेकिन तुम कौन? मेरा नाम प्रीति है। इस गांव में बहुत से लोग आते हैं भूखे प्यासे, हम उन्हें खाना पानी देते हैं। ये लो पानी पियो, ठंडी में एकदम गुनगुना पानी है और मीठा भी, कुएं से लाए हैं अभी भरकर। करण को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। वो जल्दी जल्दी पूरा पानी पी जाता है और प्रीति से उसके बारे में पूछने लगता है। और ट्रैकिंग करने की जगह वो वहाँ कुछ देर तक उससे बात ही करता है। तभी शिवानी और तरुण वहाँ आते हैं। अच्छा बच्चू, हम तुझे नीचे ढूंढ रहे हैं और तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे यार, मैं तुम लोगों से पहले यहाँ पहुँच गया था और मैं सोच रहा था कि तुम लोग कहाँ रह गए, और प्यास भी लगी थी तो प्रीति ने पानी दिया। अरे हाँ, इसका नाम प्रीति है, बड़ी अच्छी लड़की है, लोगों की मदद भी करती है। ऐसे कुछ देर सभी बातें करते हैं और फिर करण अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब करण को रोज प्रीति की याद आने लगती है। उसके बिना करण का मन ही नहीं लगता, रह रहकर उसे प्रीति की याद आती है। ये क्या हो रहा है मुझे? जितना भी सोचूं प्रीति के बारे में ना सोचूं, वो उतना ही मुझे याद आती है। पता नहीं ये अच्छा है या बुरा। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन शांति, गर्म पानी दे दे, गला जमा जा रहा है। माँ, गर्म पानी की नहीं, सुकून की जरूरत है आपको। और अब आप बूढ़ी हो रही हैं, कर दो करण की शादी। हाँ माँ। इससे आगे दोनों नंदे कुछ कहती, करण वहाँ आ जाता है और सारी बात सुन लेता है। अच्छा, तो आप लोग मेरी शादी की प्लानिंग कर रहे हो? ठीक है, लेकिन लड़की मैंने पसंद कर ली है। ये सुनकर दोनों नंदे एक्साइटेड हो जाती हैं कि कौन होगी लड़की। अरे बेटा, अब लड़की पसंद कर ही ली है तो बता भी दे, इतना सस्पेंस रखने से अच्छा है। उसका नाम प्रीति है, वो रामपुर गांव की है और बहुत ही सीधी सादी लड़की है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर घर वाले हैरान हो जाते हैं। अरे वाह बेटा, तुझे तो गांव की लड़की पसंद है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा, कोई और लड़की ढूंढ देंगे तुझे, गांव की ही लड़की क्यों पसंद है? माँ, प्रीति में जैसे जादू है, वो बहुत प्यारी है, उसे लोगों से प्यार करना आता है, खुशियां बांटना आता है, बस इसलिए मुझे प्रीति से प्यार हो गया। अब क्यों, कैसे, ये सब मत पूछो। आप लोग शादी के लिए पीछे पड़े थे ना, तो मैंने लड़की भी बता दी। करण की पसंद को घर वाले कैसे ही ना बोलते। श्वेता और भावेश प्रीति के घर जाकर रिश्ता पक्का करते हैं और कुछ ही दिनों में करण और प्रीति की धूमधाम से शादी होती है। श्वेता जी ने कभी सोचा नहीं था कि वो गांव की बहू ले आएंगे, लेकिन अब उन्हें भी दोनों बेटियों की तरह अपना मन मारना पड़ता है। आज बहू चौखट पर खड़ी थी। हाय दया, कितना बड़ा बंगला है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतने बड़े घर की बहू बनकर आऊंगी। कैसी गवार बहू ले आए हैं तुम्हारे मम्मी पापा, देखो तो अभी ही ओवर एक्टिंग करने लगी, सीरियल्स की तरह। थोड़ा धीरे बोलो, मेहमान भी यहाँ हैं। श्वेता बहू की आरती उतारती है और बहू का गृह प्रवेश करवाती है। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर कुमकुम की थाल में पैर रखकर अंदर आओ। प्रीति ऐसा ही करती है। प्रीति के कदमों से पूरे घर की सेंसर मोशन लाइट ऑन होने लगती है। जैसे जैसे वो एक एक कदम रखती वैसे वैसे प्रीति घबराती। अरे ये क्या है? इस घर में भूत तो नहीं? अपने आप ही लाइट चालू हो रही है। हमारी भाभी तो पूरी गंवार है, गंवार।
ऐसा लग रहा है भाभी ये सेंसर मोशन लाइट है, पूरे बंगले में ऐसी ही लाइट है, इसके लिए आपको बटन ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जहाँ नहीं रहेंगी ये लाइट अपने आप ही बंद हो जाएगी और जहाँ जाओगे अपने आप चालू हो जाएगी। ठीक है, अब बहू को लिफ्ट से उसके कमरे में ले जाओ। 5th फ्लोर पर जो प्रीमियम रूम है बहू उसी में रहेगी, वहाँ से व्यू भी अच्छा है और बंगले का सबसे लेविश रूम वही है। ये सुनकर दोनों नंदे जल जाती हैं क्योंकि उनकी माँ ने वो रूम स्पेशली अपनी बहू के लिए डिजाइन करवाया था। कभी नीता और प्रिया वहाँ रुक भी नहीं पाई थी। दोनों बहनें अपनी भाभी को लेकर लिफ्ट में जाती हैं। अरे ये कौन से कैद खाने में बंद कर रही हो दीदी हमें? ये क्या अजीबोगरीब चीज है, यहाँ तो सब कुछ अजीब और जादुई सा लग रहा है। अरे भाभी चलो तो, पहले चीची चिल्लाना शुरू कर देती है। जिसके बाद नीता और प्रिया लिफ्ट से प्रीति को उसके बेडरूम में ले जाती हैं। बेडरूम का दरवाजा भी ऑटोमेटिक था, अपने आप ही खुल जाता था और लाइट्स भी अपने आप ही ऑन हो जाती है। ये सब देखकर प्रीति बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती और उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। अब हम जा रहे हैं भाभी। दोनों नंदे वहां से चली जाती हैं। वहीं प्रीति अब कमरे में अकेली थी। उसके कमरे में अब एक से एक महंगा फर्नीचर और सामान था। सब कुछ देखकर वो हैरान थी। कुछ देर में करण भी कमरे में आ जाता है और शादी की थकान से थकी बहू कमरा भी अच्छे से देख नहीं पाती और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन बहू जल्दी उठकर तैयार होकर आती है। अरे वाह बहू, इतनी सुबह भी उठ गई तुम। हाँ हाँ माँ जी, मेरी तो आदत है जल्दी उठने की, और ससुराल में तो बहू को जल्दी उठना चाहिए, ऐसा माँ कहती है। वैसे आज मेरी पहली रसोई है ना? हाँ बहू, आज तेरी पहली रसोई है। आज बढ़िया सा खाना बनाना, जो चीज ना मिले शांति से पूछ लेना, वो बता देगी। ठीक है माँ जी। जिसके बाद प्रीति रसोई में जाती है जहाँ उसे कुछ समझ में नहीं आता। ये क्या, यहाँ चूल्हा तो है ही नहीं। रुको मैं अभी चूल्हा ले आती हूँ और खाना बनाती हूँ। जिसके बाद प्रीति गार्डन की मिट्टी से चूल्हा बनाती है और बड़े बंगले की रसोई में चूल्हा रखकर उसी पर अपनी पहली रसोई का खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में घर में धुआं होने की वजह से फायर अलार्म बज उठता है और सभी रसोई में आते हैं। अरे बहू ये क्या है? बहू तेरा दिमाग तो ठीक है, हमारी रसोई मॉडर्न है, तो चूल्हे पर खाना क्यों बना रही है? देख पूरी रसोई काली हो रही है। माँ जी मुझे नहीं पता था कि गैस कहाँ है, गैस मिल नहीं रहा था माँ जी, इसलिए मैंने चूल्हा चला दिया। और चूल्हे का खाना तो स्वादिष्ट होता है माँ जी, और पौष्टिक भी होता है। देखा माँ, करण की पसंद कितनी गंवार है, इसलिए हम ये गाँव की बहू नहीं चाहते थे। सही कह रही है नीता। शांति, ये चूल्हा उठाकर बाहर रख दो। हमारे घर में इंडक्शन है, चूल्हे से पूरी रसोई खराब हो जाएगी। शांति तुझे इंडक्शन यूज करना बता देगी, इंडक्शन पर ही पहली रसोई का खाना बनेगा। सास की बात सुनकर प्रीति कुछ नहीं बोलती। वहीं नौकर चूल्हा उठाकर रख देते हैं। आधा खाना ऑलरेडी चूल्हे पर बन चुका था। जिसके बाद शांति प्रीति को गैस का इस्तेमाल करना बताती है और फिर प्रीति बाकी का खाना गैस पर बनाती है। अरे वाह बहू, ये दाल मखनी से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कितनी वैरायटी का खाना है आज, छोले भटूरे, नान, पनीर, 2 प्याजा, गोभी पराठे, पुलाव, बिरयानी, खीर, पूरी, मिक्स वेज और रसगुल्ले। ऐसा लग रहा है जैसे किसी होटल में बैठे हो। कितना सारा खाना है। हाँ ससुर जी, सही कहा आपने। वैसे भाभी जी ने खाना बड़ा बढ़िया बनाया है। सभी प्रीति की खूब तारीफ करते हैं और सभी चाव से खाना खाते हैं। कि दाल मखनी, पनीर और छोले के स्वाद इतने अलग क्यों हैं? ये तीनों सबसे ज्यादा स्वादिष्ट बने हैं। हाँ हाँ माँ जी, क्योंकि मैंने ये चूल्हे पर बनाया है, बाकी का खाना गैस पर बना है इसलिए। हाँ, चूल्हे के खाने की बात ही अलग है, गैस पर वो मजा कहाँ। सभी चुप हो जाते हैं और भाभीश जी और दादी प्रीति की खूब तारीफ करते हैं। और बड़े बंगले के ससुराल में प्रीति को पहली रसोई पर सुंदर सुंदर गिफ्ट्स भी मिलते हैं। दादी सास अपने गले का नौलखा हार निकालकर बहू को दे देती है, तो वहीं सास बहू को खानदानी कंगन देती है। ससुर जी बहू को डायमंड का नेकलेस देते हैं। अगर मेरी ज्योति आई होती ना तो ये सब उसका होता, लेकिन ये लोग तो दोनों ही नंदे मन ही मन बड़ी दुखी होती हैं। ऐसे ही एक दिन खाने के समय, अरे प्रीति चटनी कहाँ है यार? चटनी तो ले आती। खाने के साथ में अगर हरी धनिया और पुदीने की चटनी ना हो तो मजा नहीं आता। अरे भूल गई चटनी पीसना, रुको अभी लाई। जिसके बाद प्रीति रसोई में जाकर सिलबट्टे पर चटनी पीसने लगती है। ये क्या कर रही है और इतना समय क्यों लग रहा है इसे? कब से रसोई में खटर पटर आवाज आ रही है। जिसके बाद श्वेता रसोई में जाकर देखती है तो एक तरफ धनिया के बेकार टूटे डंठल पड़े हुए थे और दूसरी तरफ प्रीति सिलबट्टे पर धनिया पुदीने की चटनी को हाथ से पीस रही थी। थोड़ी बहुत चटनी का छींटा जमीन पर भी चला गया था। ये देखकर श्वेता का मुंह बन जाता है। बहू ये क्या गंवार हरकत है, हमारे घर में मिक्सी रखी है, किसने कहा तुझे ऐसे सिलबट्टे पर चटनी पीसने के लिए? अम्मा जी किसी ने नहीं कहा, लेकिन सिलबट्टे की चटनी अच्छी होती है। अच्छा ठीक है, अभी जल्दी लेकर आओ और अगली बार से मिक्सी का इस्तेमाल करना।
जिसके बाद प्रीति चटनी लेकर आती है और बड़े बंगले में सभी बहू के हाथ की सिलबट्टे पर पीसी चटनी खाकर बहुत खुश होते हैं। वही नंदों का मुंह बन जाता है। कितनी गंवार है ये, और माँ भी इसे कुछ नहीं बोल रही। पता नहीं कैसे हैंडल कर रहे हैं ये। ऐसे ही एक दिन, अरे आज तो मसालेदार सब्जी खाने का मन कर रहा है। भाभी जी, आज मसाले वाली सब्जी बनाना। भाभी, मिक्सी का यूज करना जीजू को और इनको सिलबट्टे के मसाले की आदत नहीं है, और हमें भी नहीं। ठीक है दीदी। प्रीति को मिक्सी का इस्तेमाल करना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो मिक्सी में मसाला डालकर लगा देती है और जैसे ही बटन ऑन करती है मिक्सी चालू होती है और पूरा मसाला रसोई में फैल जाता है। ये देखकर सास वहाँ आती है। हे भगवान, कैसी गंवार बहू दे दी आपने मुझे। मैंने सोचा था बड़े बंगले में सुंदर सुशील बहू लाऊंगी, दोनों सास बहू खुशी से रहेंगे, लेकिन ये लड़की तो इस घर के लायक ही नहीं है। 2 दिन में मेरी पूरी रसोई का सत्यानाश कर दिया इस लड़की ने। पूरी रसोई में मसाले फैले हुए थे और जमीन पर प्याज आलू के छिलके थे। ये देखकर श्वेता का दिमाग खराब हो जाता है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। शांति, जल्दी से रसोई साफ कर, उसके बाद ही आज खाना बनेगा। मैं बाहर से ऑर्डर कर दे रही हूँ। जिसके बाद श्वेता बाहर से खाना ऑर्डर करती है और शांति रसोई साफ करने में लग जाती है और प्रीति शांति की मदद करती है। क्या हो गया, आज बाहर से खाना? अरे मामू, मामी को खाना बनाना नहीं आता। पूरी रसोई गंदी कर दी थी मामी ने, इसलिए नानी ने बाहर से खाना मंगवा लिया। क्या हुआ प्रीति, तुमने तो कहा था सब सीख लोगी, अब क्या हो रहा है? मैं कोशिश कर रही हूँ जी, और जल्दी ही सब सीख जाऊंगी। करण ने आज पहली बार प्रीति से सख्ती से बात की थी। ये देखकर दोनों नंदे बहुत ही ज्यादा खुश थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। प्रीति को इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करना नहीं आता था, इसलिए हमेशा उससे कोई न कोई गड़बड़ होती थी। एक दिन प्रीति घर वालों के ढेर सारे कपड़े लेकर धो रही होती है कि तभी सास देख लेती है। बहू, तेरा दिमाग ठिकाने पर तो रहता है ना? ये क्या है, इतने सारे कपड़े तू हाथ से धोने के लिए बैठी है? घर में नौकर है, वॉशिंग मशीन है, उससे धोना नहीं आता तो पूछ ही लेती किसी से। चल मैं बताती हूँ। जिसके बाद श्वेता बहू को वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना बताती है। और सुन, मशीन में कपड़े हमेशा छाट कर ही डालना, वरना कपड़े खराब हो जाएंगे और दाग भी लग सकता है दूसरे कपड़ों का। ठीक है माँ जी, याद रहेगा। जिसके बाद प्रीति सारे कपड़ों को मशीन में लगा देती है और सारे कपड़े जल्दी से धुल जाते हैं। अरे वाह, ये तो सही है, इससे तो मेरा ही समय और एनर्जी बच रही है। मशीन में सारे कपड़े धुलकर और सूख कर निकलते हैं, जिससे प्रीति को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही एक दिन, प्रीति भाभी जी, ये मेरे कुछ कपड़े हैं, इन्हें धो दो ना, मुझे एक मीटिंग में जाना है 2 दिन के लिए, तो ये कपड़े जरूरी हैं। बहू, शांति के साथ बाजार चली जा, राशन नहीं है, अर्जेंट में कुछ सामान खत्म हो गया है, जाकर ले आ। प्रीति धोने के कपड़े मशीन में डाल देती है और शांति के साथ बाजार चली जाती है। वहीं शाम में देख रही हो माँ, इस गंवार भाभी ने मेरे पति के कपड़ों की क्या हालत कर दी है। वॉट लगा दी इन्होंने मेरे पति के कपड़ों की, सफेद लाल नीला पीला सब मिक्स हो गया। मैंने तो बस कपड़े मशीन में रखे थे। बहुत गंवार बहू ले आई हूँ मैं। मुझे करण की पसंद पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। देख ले प्रीति, अब तेरी वजह से दामाद जी के कपड़े खराब हो गए ना, अब क्या होगा? उन्हें 2 दिन के लिए बाहर जाना था। नसीब की तेज है कि बड़े बंगले में शादी हो गई, वरना इस गंवार भाभी को कौन पूछता ही भला। इस तरह प्रिया अपनी भाभी को ताने देने लगती है। जीजू, आप टेंशन मत लो, आपको जितने कपड़े चाहिए चलो मैं दिलाता हूँ। जिसके बाद करण केशव को शॉपिंग करवाने ले जाता है। अरे ऐसे ही नुकसान करवाते रहो और हम भरपाई करते रहे। आज तो प्रीति को बुरी डांट पड़ी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बंगला बहुत बड़ा था, जिससे बंगले की सफाई में समय भी बहुत ज्यादा लगता था। एक दिन प्रीति हाथ से बंगले की सफाई कर रही होती है, हाथ से झाड़ू लगाती है और फर्श पर बैठकर पोछा लगाने लगती है। तभी श्वेता की कुछ पड़ोसनें वहाँ आती हैं। अरे श्वेता, तुमने नई नौकरानी रख ली क्या? अरे सुगंधा, कैसी बातें करती हो, ये नौकरानी नहीं हो सकती, इसकी शक्ल तो श्वेता की बहू प्रीति से मिलती है। कहीं ये प्रीति ही तो नहीं? अरे आंटी जी, अपनी बहू की ऐसी हालत कौन करता है? मुझे तो ऐसा लगा कि ये नौकरानी है। वही तो मैंने भी यही सोचा। जब से तुम्हारी बहू आई है तुम्हारा सोसाइटी में आना बंद हो गया है। हम सोचे हम ही मिलाते हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बहुत अलग है। बहू को बहू के जैसे रखा करो श्वेता आंटी, वरना बाद में कहीं रोना ना पड़ जाए। आए तो हम चाय पीने थे, लेकिन तुम्हारा घर इतना फैला है कि ये सब देखकर हमारी इच्छा खत्म हो गई है। अब हम चलते हैं। सारी पड़ोसनें श्वेता का फैला हुआ घर और फर्श पर पोछा मारती हुई भीगी हुई बहू की हालत देखकर वहाँ से चली जाती है और श्वेता का पारा हाई हो जाता है। जब से ये लड़की घर आई है, सब कुछ उल्टा सीधा कर रखा है। पूरी सोसाइटी में मेरी इज्जत की भजिया तल दी है इसने। अरे बैल बुद्धि, इस घर में झाड़ू पोछे के लिए वाइपर है और वैक्यूम क्लीनर है, हाथ से काम करने की जरूरत नहीं है। सासू माँ, जिसने कभी जीवन में ये सब नहीं देखा उसे क्या ही पता होगा।
खैर मेरी बहन आई होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। घर में सभी बात बात पर श्वेता और भावेश को एक ही ताना देते कि अगर बेटियों के नंद से शादी होती तो ये दिन न देखना पड़ता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बहू बड़े से बंगले की इकलौती बहू थी, फिर भी घर का सारा काम करती है और रात में ठंड में अकेले ही बर्तन धो रही थी। ये इतनी रात को कौन बर्तन धो रहा है? इतनी बर्तनों की आवाज आ रही है। दादी मैं हूँ, मैं बर्तन धो रही हूँ। पानी बहुत ठंडा था और हाथ में साबुन लगा था, जिससे प्रीति के हाथ से क्रॉकरी सेट की प्लेट फिसल कर टूट जाती है और प्लेट गिरने की आवाज सुनकर सास तुरंत वहाँ आती है। मिल गई कलेजी को ठंडक बहू। 50,000 का क्रॉकरी सेट था जिसकी प्लेट तूने तोड़ी है। पूरे डिनर सेट की वॉट लगा दी है तूने। और इस गंवार भाभी को आता ही क्या है? इस बड़े से बंगले में हर सुख सुविधा है, लेकिन चीजों को सीखने और एंजॉय करने के बजाय जब से ये यहाँ आई है बस तोड़ फोड़ में लगी हुई है। आज कुछ टूट रहा है तो कल कुछ। दोनों नंदे अपनी भाभी को बहुत खरी खोटी सुनाती हैं और वहां से चली जाती हैं। वहीं प्रीति को सभी की बात इतनी बुरी लगती है कि रात में देर तक वो रो रही थी और वो चैन से सो नहीं पाती है। अरे जब से बहू आई है घर का माहौल बनने के बजाय और बिगड़ गया है। बेटा कुछ ऐसा कर के सब सही हो जाए। मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना प्रीति को लेकर कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चला जाता हूँ। कम से कम सुकून रहेगा और उसका भी मन हल्का हो जाएगा और माँ और दीदी के मन के गिले शिकवे भी खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद करण प्रीति के साथ बाहर जाने की प्लानिंग करने लगता है। वहीं प्रीति रसोई में काम कर रही थी। आज से बर्तन धोए तो कुछ टूट गया तो डांट पड़ेगी। आज ननद जी से ही बर्तन लगवा लेती हूँ। फिर प्रीति अपनी नंद को बुलाकर उससे डिश वॉशर ऑन करवाती है और सारे बर्तन उसमें लगाती है। प्रीति क्या कर रही हो? अरे जल्दी आओ, मेरी ब्लैक शर्ट कहाँ है? मुझे दो जल्दी से। हाँ जी अभी आई। जिसके बाद प्रीति वहां से चली जाती है और तभी रसोई से जोर से कुछ टूटने फूटने की आवाज आती है और जब सभी रसोई में भागकर जाते हैं तो देखते हैं कि डिश वॉशर से धुआं निकल रहा है और डिश वॉशर में पड़े सारे बर्तन टूट गए हैं। ये धमाका सुनकर पड़ोसने भी वहां आ जाती हैं। इसलिए शादी बराबरी में करनी चाहिए। अमीर घर में गरीब बहू आएगी तो ऐसा ही होगा। जब देखो तब उल्टे काम दिखते हैं आपके घर में। और घर के पीछे ये क्या, इतनी खरपतवार उगा रखी है आपने? उसकी भी बहुत स्मेल आती है। खरपतवार नहीं, पालक और करेले की खेती है वो। ससुर जी को शुगर है इसलिए मैं पालक का जूस देती हूँ और करेले का भी। इससे उनकी हेल्थ ठीक रहती है। हमारे यहाँ शॉपिंग मार्केट है बहू, सब्जियाँ वहाँ भी ताजी ही मिलती है। बेटा करण अब तू इसे यहाँ से ले जा। मैं थक गई हूँ इस लड़की से। वैसे भी 1 लाख रुपए के बर्तन का नुकसान कर दिया इसने। करण भी अब दुखी हो जाता है, लेकिन करण को भी यही लगता है कि अब कुछ दिन घर से दूर रहना ही ठीक है और दोनों पति पत्नी करण के बिजनेस के काम से बाहर चले जाते हैं और इसी बहाने वो थोड़ा बाहर घूम भी लेते हैं। वहीं ससुराल में अब क्या हो गया, क्यों परेशान हो सुबह से? प्रीति थी तो हर चीज अच्छे से ख्याल रखती थी। मेरी डायमंड की अंगूठी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। प्रीति के जाने के बाद से ही सब गायब है। जब वो घर में थी तब तो मुझसे परेशान, अब नहीं है तो उसकी याद में परेशान हो। माँ जी लड़ाई झगड़े तो किस घर में नहीं होते हैं, लेकिन अभी तो परेशानी ये है कि मेरी अंगूठी कहाँ गई। मेरी 25वीं सालगिरह पर इन्होंने हीरे की अंगूठी बनवा कर दी थी। असली हीरा है, 1 करोड़ की अंगूठी है वो। क्या 1 करोड़ की? माँ मुझे लगता है हमारी गंवार भाभी 1 करोड़ की अंगूठी लेकर फरार हो गई है। और देखना अब मायके में दे आएंगी। उसके मायके वाले भी तो फटीचर है ना उसी की तरह। बाप रे सासू माँ, मेरी ज्योति होती तो आपका ख्याल रखती, ऐसे फ्रॉड न करती। क्या हो गया सबको? आज ऐसे सीरियस मोड पे क्यों हो? माँ जी की अंगूठी गायब हो गई है हीरे की, और हमें तो शक है कि भाभी न लेके चली गई हो। हाँ हो सकता है, उनका कोई भरोसा नहीं है। सभी मिलकर प्रीति पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। वहीं थोड़ी ही देर में प्रीति करण के साथ वापस घर आती है। तू गरीब है लेकिन इतनी भिखारी होगी मैंने सोचा नहीं था बहू। माँ आप प्रीति से कैसे बात कर रही हो? वो इस घर की बहू है। बेटा पता भी है प्रीति ने क्या किया है? अंगूठी चुराई है तेरी माँ की। 1 करोड़ की अंगूठी? अरे जिसने नहीं देखा होता जीवन में वो ऐसा ही करता है। सभी प्रीति को ताने देने लगते हैं और बुरा भला कहने लगते हैं। ठीक है, अगर प्रीति ने ऐसा कुछ किया होगा तो आज ही मैं इसे जिंदगी भर के लिए खुद से दूर कर दूंगा। बाकी मुझे भरोसा है मेरी बीवी ऐसा नहीं करेगी। ये सुनकर प्रिया और नीता के माथे पर चिंता आ जाती है। घर में लास्ट टाइम चोरी हुई थी याद है? उस टाइम मैंने घर में हिडन कैमरा लगाया था ताकि किसी को पता न चले घर में कैमरा है और सब खुलकर रह सके। और जिसने भी अंगूठी ली है कैमरे में तो पता चल ही जाएगा। अभी चेक करता हूँ। जिसके बाद करण कैमरा चेक करता है जिसमें उसे ऐसा कुछ दिखता है जो उसने सोचा नहीं था। देखो दीदी, लास्ट टाइम माँ के डायमंड के नेकलेस पर आपने हाथ साफ किया था, वो भी उस समय 80 लाख का था। आज तो 1 करोड़ का होगा ही। और माँ की इस अंगूठी पर कब से मेरी नजर है, लेकिन माँ है कि देने का नाम नहीं लेती। और दादी वो तो महाकंजूस।
लेकिन अगर हम अंगूठी उड़ाते तो शक हो जाएगा। अरे मैं तो इसमें मास्टर हूँ, अंगूठी गायब कर दो और प्रीति भाभी पर नाम डाल दो। वैसे भी गरीब है और उसका मायका तो और भी ज्यादा गरीब है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम सेफ गेम खेल जाएंगे। जिसके बाद नीता अंगूठी चुरा लेती है और अपने पास ससुराल ले जाकर रख देती है। ऐसे ही कुछ न कुछ गायब करते रहा करो, देखना बहुत जल्दी हमारा आलीशान घर और खुद का बिजनेस होगा। हाँ जी, आप चिंता मत करो, सब होगा, मैं हूँ ना। बस हमारे मायके वालों को ना पता चले कि हम इन्हें ऐसे लूट रहे हैं। तो दीदी ये था आपका प्लान? मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम दोनों इतनी गिर जाओगी कि अपनी ही माँ के गहने चुराकर अपना घर सजाओगी, भाभी पर इल्जाम लगाओगी। ये तो कुछ भी नहीं है, ये रिकॉर्डिंग भी देख लो। सभी आगे की रिकॉर्डिंग देखते हैं, जहां घर में मिक्सी का धमाका हो या वॉशिंग मशीन में कपड़ों का गोलमाल और डिश वॉशर ब्लास्ट, सब कुछ नंदों का किया धरा था। यार इतने दिन से काम नहीं किया तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये डिश वॉशर लोड कैसे करते हैं। भाभी ने लोड तो कर दिया है, मुझे नहीं पता कौन सी बटन दबानी है और मैंने गलत बटन दबा दी तो ब्लास्ट हो गया। अरे कोई ना, मैंने भी एक दिन इसके कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा दिए थे और मुझे याद ही नहीं रहा कैसे चलाते हैं वॉशिंग मशीन। बस मैसअप हो गया, सारे कपड़ों में दाग लगे, अपनी गवार भाभी पर इल्जाम लगा दिया। अब बड़े बंगले का सुख ले रही है तो कोई तो साइड इफेक्ट सहन करे वो भी। चारों हंसने लगते हैं। बेटा तुम दोनों को ससुराल में दिक्कत होती थी इसलिए हमने यहाँ रहने दिया, लेकिन अपने ही मायके को इस तरह तुम बर्बाद करोगी हमने कभी नहीं सोचा था। बेटी तो फूल होती है लेकिन तुम दोनों तो कांटा हो, एकदम चुप जाओ तो इंसान जहर उगल दे, पानी भी ना मांगे। बेटा तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। प्रिया और नीता तुम दोनों अपनी बोर या बिस्तर बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ। बेटा अगर तुम दोनों की माँ ना होती ना तो मैं आज पता नहीं क्या करती। जिसके बाद सभी घरवाले प्रिया और नीता से नफरत करने लगते हैं और उन्हें घर से जाने के लिए कह देते हैं। यहाँ प्रिया और नीता को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। माँ हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ माफ कर दो। श्वेता गुस्से में दोनों बेटियों को धक्के मारकर घर से निकालने लगती है कि तभी प्रीति रोक लेती है। नहीं माँ जी, जो हो गया सो हो गया, भले ही दोनों दीदी ने जो भी कुछ किया लेकिन उन्हें ऐसे पराया करना ठीक नहीं। ससुराल भेजना है तो इज्जत से भेजो ताकि वहाँ इनकी और हमारी बेइज्जती ना हो। प्रीति के समझाने पर सभी घर वालों का दिमाग ठंडा होता है, जिसके बाद श्वेता बेटियों को माफ कर देती है, लेकिन नाराज अभी भी थी। फिर पूरे आदर सम्मान के साथ बेटियों को विदा करती है और बहू को गले से लगा लेती है। बहू माफ कर दे मुझे, मैंने तुझे बहुत कुछ सुनाया, बेटियों के बहकावे में मैंने तुझे बहुत कुछ कहा भी, लेकिन तूने कुछ नहीं कहा। तू इस बड़े बंगले की गंवार बहू नहीं है, तू इस घर की समझदार बहू है जिसने आज इस घर को टूटने से बचाया है। और फिर श्वेता बहू को गले से लगा लेती है और फिर सभी खुशी से रहने लगते हैं और प्रीति समय के साथ सब सीख जाती है और बड़े बंगले का ससुराल अच्छे से संभाल लेती है और अब श्वेता बहू बड़े बंगले के तौर तरीके भी सीख जाती है।